a country should have at least two type of governments, at least two type of governments to run a country, ठीक है। the first government is A करके लिखो, यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट। Who is the current chief minister of Uttar Pradesh? गवर्नर रूल है, ठीक है। लेकिन जैसी बहुमत साबित हो जाएगा तो वापस से Who is the current lieutenant governor of Delhi? नजीब सिंह है, तो कौन है? उन्हें भी हटाया गया है कि रिजाइन, जिनका अरविंद केजरीवाल से लड़ाई होता है तो नजीब जो जानते हैं उनका अभी रिजाइन दे दिया उन्होंने 22 दिसंबर को। एक नए आ गए हैं, फैजल शेख शायद उनका नाम है, नाम चेक करिएगा। तो ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में एटलीस्ट होनी चाहिए, इन दोनों गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट कानून जो बनाएगी, जिस लिस्ट पर बनाएगी उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो किस पे बनाएगी? स्टेट लिस्ट। लेकिन यूनियन यूनियन किसे कहते हैं? मतलब वैसे यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ही कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का राज पूरी कंट्री में होता है। तो यूनियन लिस्ट जो कानून बनाएंगे वो पूरी कंट्री पे लागू होंगे कि नहीं? पूरी कंट्री पे लागू होंगे। अगर पूरी कंट्री पे लागू हो रहे हैं तो उसमें स्टेट भी आता है। तो स्टेट मतलब अगर इसे स्टेट बनाना है तो स्टेट का, और अगर सेंट्रल बनाते तो शायद आई थिंक कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसके लिए स्टेट के साथ उनको। हाँ, ये जानना चाह रहा हूँ। मान लो कल को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIT होना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स होना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोई भी ऑल इंडिया लेवल का कॉलेज या कोई भी हॉस्पिटल होना है। तो मान लो यूपी में कोई हॉस्पिटल बनना है, अब बनना है एम्स, वो किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है कि एम्स बनाना है। लेकिन जमीन किसकी है? स्टेट की। तो स्टेट की भी हमें चाहिए, सिग्नल चाहिए। तो इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक अलग तरह की लिस्ट में बनाएंगे, which is known as concurrent list. On this list, both state and union can make laws. Just a minute. अरे ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि स्टेट नहीं चाहता कानून बने और यूनियन चाहता है कानून बने, तब क्या होगा? जैसे अगर मान लो सती प्रथा है, सती प्रथा का अबॉलिश करवाना है, इसके लिए कानून बनाना है, तो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि ये तो हमारी प्रथा है, सदियों से चली आई जा रही है और इसे हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन यूनियन ये कहता है कि अब हम एडवांस कंट्री, अब हम मॉडर्न कंट्री है और हमारे किसी भी स्टेट में ये प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तब ये क्या करेंगे, किस लिस्ट में बनाएंगे? तो किसी लिस्ट पे नहीं बनाएंगे और ना
ही यूनियन गवर्नमेंट ये कह सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कानून ना बनाओ। यूनियन अपना कानून बनाएगा, स्टेट अपना कानून बनाएगा, और अगर इन दोनों कानून में कुछ सिमिलैरिटी है तो यूनियन का माना जाएगा। नहीं आया समझ? अगर दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट तो डिफरेंट हो गया ना, तो फिर मतलब किस चीज को माना जाएगा? जैसे अगर हर उसका एक मेन फोकस होगा, एक मेन एम होगा लॉ का, जैसे सती प्रथा में लॉ है, ठीक है, तो सती प्रथा अगर ये कॉमन है तो जो सती प्रथा पे यूनियन गवर्नमेंट कह रही है वो माना जाएगा। मतलब ऑपोजिट ऐसे नहीं सती प्रथा होनी चाहिए एक ने दिया और एक ने बोले नहीं होना चाहिए, तो वो ऑपोजिट नहीं माना जाता। ऑपोजिट माना जाएगा एक सती प्रथा है और एक कोई और कानून है, तो वो कॉमन लॉ है, ठीक है। तो सती प्रथा यूनियन गवर्नमेंट को मान रही है। ये पॉइंट तो लिखिए, if there is a conflict between or difference in making laws between state and union government, then the union government cannot say state government to do not make law, but they can make their own laws on their lists. Next point. For the common law, the law made by union government, prevails the law made by state government. Okay. Next. Okay. यहाँ तक फिट आउट एनी डालेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। उस केस में यूनियन अपना गवर्नमेंट लॉ बनाएगी ऐसा बनना चाहिए, और अगर स्टेट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया तो स्टेट उसे मना नहीं कर सकती, फिर स्टेट को अपना कानून बनाना पड़ेगा कि स्टेट ऐसा नहीं चाहती, ऐसा बनाना पड़ेगा। जब तक 16 स्टेट उस स्टेट को समर्थन नहीं देंगे तब तक वो कानून माना नहीं जाएगा, वो यूनियन का ही माना जाएगा। लेकिन अगर 16 भी बोला मैंने, गुड, मोर देन 50% रेटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, अगर स्टेट का कानून बनना है तो, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपकी काफी ज्यादा चीजें हैं, स्टडी इन डिटेल, वो सब हम कानून में पढ़ेंगे जब हम कौन कौन से पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे।
ठीक इनका क्या था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया है। तो इंडिया में कितनी पार्लियामेंट थे, 2 या 3? लोकसभा राज्यसभा तो 2 हुई, पार्लियामेंट तो एक ही है। इंडिया में एक ही पार्लियामेंट है, राइट। उसके 2 पार्ट से, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ये कौन सा हाउस, लोअर, ये कौन सा हाउस, अपर, ठीक है। यहां का मेंबर भी एमपी, लेकिन यहां का मेंबर भी एमपी, लेकिन यहां का एमएलएस और यहां का एमआरएस। क्या फर्क है, एमएलएस आर पीपल इलेक्टिव, एमआरएस आर पीपल रिप्रेजेंटेटिव, पीपल नॉमिनेटेड लिख सकते हैं, पीपल नॉमिनेटेड। देखो यहाँ के लोग, ये लोअर हाउस भले ही है लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। ये राज्यसभा अपर हाउस है, लेकिन अभी लिखिए, मैं टाइम दूंगा, ये मोर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग चुन के आते हैं, इलेक्शन द्वारा आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यू नेवर वोटेड फॉर सचिन तेंदुलकर, वोट किया कभी नहीं किया, लेकिन आपने नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, इन सबके लिए वोट दिया होगा। तो यहाँ के लोग ज्यादा पावरफुल है क्योंकि दे नो द बेसिक नीड्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक अपर हाउस इसलिए है सो दैट वी हैव दैट इंटेलेक्चुअल माइंड। ये सब क्या है, ये सब अपने फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क करके आए हैं और ये एक इंटेलेक्चुअल्स एक्ट करते हैं कंट्री पे, तो वो किसी दिशा में कंट्री को एडवांस उसके डेवलपमेंट के लिए ले जा सकते हैं। तो दोनों हाउसेस होना जरूरी है, लेकिन किसके हाथ में ज्यादा पावर्स है, लोकसभा। बिल किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, इसलिए ज्यादा पावरफुल होता है। मनी बिल इज बजट, राइट। तो यहाँ के पीपल इलेक्टेड और यहाँ के पीपल नॉमिनेटेड। यहाँ पर कितने सीट्स, 545। यहाँ पर कितने सीट्स, 240, 250 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लेकिन अभी 245 सीट्स तक ही है। अरे इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है, लेकिन अभी 545 सीट्स तक ही है। अरे तो आप इसे 245 मान के चलिए, जिसमें से 545 में से यहाँ पे 2 सीट्स कवर होती है एंग्लो इंडियन, अभी बताऊंगा क्या होता है। 12 होते हैं कैबिनेट, प्रेसिडेंट के कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट अपने चुनता है। हाँ, आपका 533 प्लस 12 प्लस 2, बाकी सीट्स पे अभी है। हाँ, अब इसके से माइनस कीजिएगा, कितना 536 बचेगा। 536 के लिए आपका सीट्स चुनाव होता है। बेसिकली अगर आप आइडिया बताओ तो आप 545 बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ का नहीं आता है, और यहाँ पे 250, ठीक है। टोटल 795 सीट्स हैं। और इधर के लोग कहां से क्या करते हैं, इलेक्शन द्वारा आते हैं, और इधर के लोग नॉमिनेशन के लिए भी एक इलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड। वो भी हम आराम से डिस्कस करेंगे। हाँ, यही तो पता है मैंने, उसके लिए एक मेथड होता है। कुछ एमएलओ पे के वोट से वहां पर एक परसेंटेज होता है, जैसे 10 लाख लोगों पे एक एमएलए है, उस एमएलए पे एक आपका एमपी है, उस एमपी पे एक आपका वो बनेगा, तो वहां पे वोटिंग होती है, स्पेशल मेजोरिटी की वो चीज होती है। अब लोकसभा और राज्यसभा क्लियर है ये, तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। या विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ ये बता सकता मैं। एंग्लो इंडियन, हु इज एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन अभी वो होता है ना, जैसे एक इंडियन और एक बाहर की कंट्री के। हाँ ना, देखो जब हमारा संविधान बन रहा था, कब बना हमारा संविधान? 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949 यहाँ लागू हुआ। लेकिन हुआ क्या, बनना तो पहले शुरू हो गया था। अब बनना पहले शुरू हो गया तब अंग्रेज भी थे, अंग्रेज ने हमारी संविधान बनाने में हेल्प करी, तो कुछ सीट्स हमने उनके लिए भी
रिजर्व रखी who represent in England and are like NRIs, ठीक है, like NRIs who belong to England. लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं किसी भी NRI को लगा देंगे, they need to be intellectual in their field, right? अभी ये seats vacant है, अभी ये basically NRI को लेता है. Yeah, the one who is born NRIs of England, not England. हाँ only England, right? The Britishers, ठीक है. तो ये seats vacant है, ठीक है. फिर लिख लिया. And again, state legislation. State legislation. देखो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, स्टेट में भी होता है LANLC, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद. लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे लोअर हाउस ऑफ जज कर सकते हैं, कौन होगा? इसमें लोअर हाउस ऑफ कौन होगा इस स्टेट में? तो वो लोअर हाउस होगा. गुड. लोअर हाउस का मतलब ये नहीं कि निचला हाउस है, इसका मतलब जो निचली तरह के लोगों से, ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ, पावरफुल है क्योंकि चुन के आते हैं. तो यहाँ का मेंबर MLA और यहाँ का मेंबर MLC, राइट? तो ये MLA है और ये MLC है. ये चुन के आते हैं तो अगेन पीपल इलेक्टिव, ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव. लिख लिया. कितने स्टेट्स इंडिया में? तो लोकसभा 29 स्टेट्स में है, प्लस कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 6+1, ठीक है. दिल्ली इज ऑल्सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो उसे स्पेशल दर्जा दिया हुआ है. तो टोटल 35 आपकी लोकसभा है. लेकिन MLC कितनी है कंट्री में? सिर्फ 7. कितना? सिर्फ 7 स्टेट में MLC है. किसी भी यूनियन टेरिटरी में तो है ही नहीं, और कुछ स्टेट में भी है, ठीक है. तो दिस इज द फिगर. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ऐसा क्यों कि हर स्टेट में लोकसभा है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली लेकिन क्यों नहीं है? सोचो. पहले ये जान लो किन स्टेट्स में है, किन स्टेट्स में है और किन में नहीं है, राइट? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक. ये 7 स्टेट्स में हैं, ठीक है. होता क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या होता है? अपर हाउस का काम क्या होता है? इनके काम को देखना प्लस जो कानून उन्होंने भेजे हैं उसे पास करना, ठीक है. ये काम होता है. तो किसी कंट्री के लेवल पे, एक ऑल इंडिया लेवल पे तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन एक स्टेट लेवल पे ये चीज उस स्टेट के डेवलपमेंट में काम अड़ाती है. कैसे कि इन्होंने भी कानून बना दिया और इन्होंने पास नहीं किया तो डिले हो गया, उस स्टेट का डेवलपमेंट रुक गया, ठीक है. अब अगर वो कानून गलत होगा भी तो ये तो अपने आप ही कंपेयर हो जाएगा रेस्पेक्टिव स्टेट से. जैसे अगर गुजरात और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है कानून को डेवलप करने के लिए, तो अपना आप ही पता चलेगा कौन सही कर रहा है कौन नहीं. लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे तो कंपैरिजन नहीं होगा, इसलिए वहां पे ही चाहिए. लेकिन होता क्या है, अब गुजरात में नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां की सरकार जो करेगी तो वो
लागू हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काउंसिल है तो ये जो उन्होंने लागू किया और ये मना कर दिया तो उस वजह से वो कानून लागू नहीं हो पाता, तो वो सही है या गलत है ये पता नहीं चल पाता। राइट, तो ये चीज टांग अड़ाती है डेवलपमेंट। राइट, तो ये स्टेट के हाथ में कि आप रखना चाहते भी हो या नहीं भी रखना चाहते। जब हमारा संविधान बन रहा था तो इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी और इनकी डिमांड थी, इन्होंने रखा, लेकिन बाकी स्टेट्स ने देखा कि इन स्टेट्स का डेवलपमेंट काफी रुक रहा है, इसलिए हमें ये नहीं रखना चाहिए। तो अब अगर दे वांट तो वो रख भी सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी रख सकते हैं। अगर दे वांट की रखना है तो दे नीड टू पास अ लॉ, और अभी राजस्थान और असम में ये आने वाला है लेजिस्लेटिव काउंसिल। राइट, इसमें प्रपोज है, राजस्थान और असम में ये प्रपोज है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कि there are a few questions. Which of the following does not have legislative council? देखो, A यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। आंसर इज मध्य प्रदेश। तो ये हमें अभी याद है कि कौन स्टेट्स में है कौन में नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम तक हम भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। तो फॉर दैट यू हैव अ निमोनिक, ठीक है, इसे याद रखिए किन स्टेट्स में है किन में नहीं है। ओके, निमोनिक इज तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। राइट, ये स्टेट्स को याद करने का तरीका है, बिकॉज a lot of things are there to remember. Even in geography there is a lot of things, तो मैंने उस हिसाब से निमोनिक्स भी बहुत बनाए हैं, क्योंकि अब how many states have international borders with पाकिस्तान, एकदम से नहीं जज कर पाते एग्जाम में। हाउ मेनी स्टेट्स विद चाइना, हाउ मेनी स्टेट्स हैव द कोस्ट लाइन, इन सब के निमोनिक्स अगर प्रिपेयर करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, बिकॉज हमारा मेमोरी लॉजिकली वर्क करता है। रटने से तो याद रहेगा लेकिन कुछ दिनों तक बस। राइट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज